नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसने सदियों पहले गधों को घोड़ा और घोड़ों को इंसान बनाने का हुनर सिखाया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की। प्रवासी भारतीयों की पसंदीदा पत्रिका गर्भनाल अब अपनी खास पंचतंत्र श्रृंखला को वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रही है। हमारी नई पीढ़ी जो अपनी जड़ों और भारतीय साहित्य से जुड़ना चाहती है, उनके लिए विष्णु शर्मा की ये कालजयी कहानियाँ राजनीति, कूटनीति और जीवन जीने की कला का अद्भुत खजाना है। तो चलिए आज के सफर में चलते हैं प्राचीन नगर महिलारोप्य और जानते हैं कि कैसे 3 मूर्ख राजकुमार बने महान राजनीतिज्ञ। कहते हैं पुराने जमाने में दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य थे जो एक ऐसी पाठशाला चलाते थे जिसमें गधों को घोड़ा और घोड़ों को आदमी बनाया जाता था। यह नगर जहाँ भी था, अपने जमाने में यह मशहूर इस बात के लिए था कि वहाँ एक विद्वान और विद्वानों की आवभगत करने वाला राजा राज्य करता था। महिलारोप्य नगर का वहाँ राजा कवियों और विद्वानों को इतना पटाकर रखता था कि वे उसका गुण गाते ना गाते थे। उन्होंने उसकी तारीफ के इतने पुल बांध रखे थे कि उससे बदनामी की एक नदी तो क्या समुद्र तक को पार किया जा सकता था। उनके गुणगान के कारण लोग मानने लगे थे कि दुनिया का कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो उस राजा में ना हो। उस राजा का नाम अमर शक्ति था। अमर शक्ति जितना लायक राजा था, उसके उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति नामक 3 लड़के उतने ही निकम्मे थे। कहने का मतलब यह कि वे लड़के लिख लोढ़ा और पढ़ पत्थर थे। उनका जी शैतानी में अधिक लगता था। वे पढ़ने की जगह अपने शिक्षकों को ही पाठ पढ़ाने और बनाने लगते। गुरुजी डांटते डपटते तो उनकी छुट्टी करा देते। खाने पीने की कमी तो थी नहीं, इसलिए डटकर खाते और डकार लेकर तरह तरह के ऊधम मचाते हुए लड़के शरीर से मुस्तंड और दिमाग से बरबंड होते चले गए थे। राजा ने कड़े से कड़े बंधन लगाए और बड़े से बड़े शिक्षक बुलाए, पर कोई काम न बना। अब वह थक चला था। वह इस बात से घुला जा रहा था कि उसके तीनों के 3 लड़के चौपट हो रहे हैं। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। इस बात की उसे चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उसके इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन। राजा बनेगा तो इन तीनों में से ही कोई एक। चौपट राजाओं की नगरी में कैसी अंधेर मचती है, यह उसे मालूम था। यदि राजकुमारों को अब भी सुधारा नहीं गया तो प्रजा तो उस अंधेर गंदी से बचाया नहीं जा सकता है। वह इसी बात को लेकर चिंतित था, लेकिन उसे कहीं कोई कूल किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वह इसी बात को लेकर सोच में डूबा हुआ था कि उसने सुमति नामक अपने सचिव को लड़कों की चिंता के बारे में कहा। सुमति को विष्णु शर्मा नाम के उस पंडित का पता था जो सभी शास्त्रों का जानकार था और छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसके सुझाव पर गौर करने के बाद राजा को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसने विष्णु शर्मा को बुलवा भेजा और उनसे बोला, यदि आप मेरे इन लड़कों को अर्थशास्त्र में दूसरों जैसा समझदार बना सकें तो मैं आपको 500 गांव दान दे दूंगा। विष्णु शर्मा बहुत पहुंचे हुए पंडित तो थे नहीं, वह उतने ही अक्खड़ भी थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं विद्या की बिक्री नहीं करता, फिर भी यदि 6 महीने के भीतर आपके लड़कों को राजनीति शास्त्र का ज्ञान न करा दूं तो अपना नाम बदल दूंगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, पर मैं यह बात डंके की चोट पर कहता हूं कि मुझे धन दौलत का लोभ नहीं। 80 साल की तो मेरी उम्र हो गई। मेरी सारी इंद्रियां भोग विषयों में उदासीन हो चुकी हैं, इसलिए भी न धन की मुझे कोई लालसा है न जरूरत, किंतु
आपने जो इच्छा प्रकट की है उसे पूरा करने के लिए मैं खेल खेल में शिक्षा देने का एक प्रयोग करूंगा। आज की तिथि कहीं लिख लीजिए। यदि आज से 6 महीने के भीतर आपके लड़कों को राजनीति शास्त्र में बेजोड़ न बना दिया तो आप मेरे साथ जैसा चाहें वैसा करें। राजा अपने लड़कों को उस ब्राह्मण को सौंपकर इस ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो गया। न सही 6 महीने, साल 2 साल में ही सही, यह पंडित उसके लड़कों को कुछ कम नालायक तो बनाकर ही रहेगा। विष्णु शर्मा ने मनुष्य के जीवन में और खास करके राजाओं के सामने आने वाले उलझन भरे सवालों और नाजुक मौकों का खाका तैयार कर उन मौकों पर राजनीति के पंडितों ने जो कुछ सुझाया था उसे बीच बीच में नगीनों की तरह जड़ते हुए एक ऐसी कहानी लिखी जो खत्म होने पर आ ही नहीं रही थी। जैसे विष्णु शर्मा ने प्रण कर लिया था कि वह 6 महीने के भीतर ही राजकुमारों को ज्ञानी बना देंगे, उसी तरह उनकी कहानी ने ठान लिया था कि वह अपने भीतर से कहानियों के अंडे और चूजे तो निकालती जाएगी, पर जब तक राजकुमार हाथ जोड़कर कह नहीं देंगे कि उनकी अकल दुरुस्त हो गई है, तब तक वह खत्म भी नहीं होगी। राजकुमार इस कहानी का अंत जानने के लिए बेचैन थे। वे सोते जागते इन कहानियों के बारे में सोचते रहते। कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उनके सौभाग्य से यह पूरी हुई भी तो वे ऐसी ही दूसरी कोई कहानी सुनाने की जिद करने लगे। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि विष्णु शर्मा कहानियों के मधु में ज्ञान नामक गुड़ीची का सत भी मिलाते जा रहे हैं, जिसे अलग तरह से चखने पर उन्हें पहले उबकाई आने लगती थी। विष्णु शर्मा ने एक पर एक 5 कहानियां जड़ दी। कहानियां भी ऐसी कि एक कहानी के भीतर से दूसरी और दूसरे के भीतर से तीसरी इस तरह निकलती जा रही थी जैसे मकड़ी की नाभि से तार निकलता है और उसकी गति से जाला बनता जाता है। हर तार अलग और फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हर बात साफ पर पेंच के भीतर पेंच। इस तरह से ऊपर से दाल दिखाई देने वाली चीज को दोबारा देखने पर उसके भीतर कुछ काला दिखाई देने लगे। इस तरह कहते कहाते एक पूरी किताब ही तैयार हो गई। इसे उसने 5 खंडों में तैयार किया था। उसके मन में कहानियां लिखते समय मकड़ी के तार का रूपक हो या कठपुतली के खेल में सूत्रधार का उदाहरण, उसने इस किताब का नाम रखा पंचतंत्र। लड़के 6 महीनों के भीतर ही इतने घाघ हो गए कि वे किसी चीज की था का पता लगा लें, पर उनका था पता कोई न पा सके। इसके बाद तो मनचले राजकुमारों और बिगड़े नवाबों को ढर्रे पर लाने के लिए इसे इतना कारगर पाया गया कि राजा और नवाब अपने लड़कों को कूटनीति का दादा बनाने के लिए पूरे जतन से पहले तो उन्हें बिगाड़ते और फिर उनके हाथ में यह किताब पकड़ा देते और वे इसे पूरा करते करते अपने बाप को भी सलाह देने लायक हो जाते थे। इसकी इतनी धूम मची कि यह देखते देखते ईरान, तुरान, तजाकिस्तान और परिस्तान तक पहुंच गई और इसे वहां की जबानों ने उल्था कर लिया गया। वहां के कवि और किस्सा गो इसकी बराबरी करने के लिए पागल हो होकर किस्से गढ़ने लगे और अपने नकली माल से भी इतना नाम कमाने लगे कि उनके 19 पढ़ने वाले किस्से भी दूसरी रचनाओं से 21 माने जाने लगे। वह किस्सा अलिफ लैला हो या ईसप की कहानियां, या जहां तक यह किताब सीधे नहीं पहुंची उसकी इक्का दुक्का कहानियां ही पहुंच पाई, वहां इसकी तर्ज पर गढ़ी गई उपदेश की कहानियां सबके पीछे इस किताब की छाप देखी जा सकती है। कहते हैं कि जो इस पुस्तक को नियमित पढ़ता या सुनता है उसका सामना यदि देवताओं के राजा इंद्र से भी हो जाए तो चालबाजी में वे खासे गुरु माने जाते हैं, तो वह उनसे भी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, विष्णु शर्मा ने कहानियों के मधु में ज्ञानी की जो औषधि पिरोई थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पंचतंत्र सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि दिमाग की परतें खोलने वाला एक ज्ञान कोश है। अगले भाग में हम देखेंगे उस पहली कहानी को जिसने राजकुमारों को सोचने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। गर्भनाल के साथ जुड़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेते रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी
भारतीय साहित्य के इस अनमोल रत्न पंचतंत्र से परिचित हो तो गर्भनाल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि इस श्रृंखला का कोई भी भाग आपसे न छूट जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हमारी संस्कृति की गूंज दुनिया के हर कोने में पहुंचे।